आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। एपिसोड 2 समझने के लिए एपिसोड 1 जरूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आज रोहित और टीना की सगाई का दिन है। शहर के फेमस 5 स्टार होटल के पार्टी हॉल की रौनक आज देखते ही बन रही थी। क्या खूब नज़ारा था आज उस हॉल का। दूधिया रोशनी और खूबसूरत गुलाबों के फूलों की महक संग स्टेज चमक रहा था। पूरे हॉल में लाल गुलाब क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए थे। बीच बीच झांकती हुई देसी विदेशी फूलों की किस्में हॉल की सुंदरता का आकर्षण चुराने में खासी कामयाब हो रही थी। साथ में ब्रेथ टेकिंग व्हाइट दुपट्टा से सजे हॉल की दीवारें उसे और आकर्षक बना रही थी। प्रोग्राम प्लानर गुप्ता जी अपनी टीम के साथ उस बुक कराए 5 स्टार होटल के हॉल को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। वे अभी अपनी टीम मेंबर्स को निर्देश दे ही रहे थे कि पीछे से आती तेज आवाज ने उन्हें चौंका दिया था। ये आप क्या कर रहे हैं? थीम क्यों बदल रहे हैं? हॉल के दरवाजे से प्रवेश करते ही एक नाराजगी भरा स्वर गूंज उठा। रोहित का वैसे इन सब कामों में कोई रुझान नहीं था, लेकिन वो आज स्वयं इस हॉल की सजावट में खासी रुचि ले रहा था। मौका था ही इतना खास। आज उसकी अपनी सगाई की रस्म जो होनी थी, वो भी उसकी पसंद की लड़की के साथ। इस हाई प्रोफाइल सगाई में शामिल होने के लिए जहां नामी बिजनेसमैन और शहर के प्रतिष्ठित जन आमंत्रित थे, वहीं इस घटना को अच्छी खासी मीडिया कवरेज भी मिलने की उम्मीद थी, जिसके चलते कुछ पत्रकार दोपहर से ही वहां के चक्कर काट रहे थे। रोहित का परिवार भी जहां सारे इंतजाम अच्छे से कर रहा था, वहीं रोहित का उत्साह देखते ही बनता था। आखिरकार उसने अपने माता पिता को अपने फैसले पर राजी करके ये दिन ला ही दिया। टीना को खुश करने में और अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण दिन को यादगार बनाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, और इसी कारण टीना के पसंद के सफ़ेद कार्नेशन के फूलों की जगह लाल कार्नेशन के साथ अन्य फूलों की सजावट देखकर उत्साह से चमक रहे उसके चेहरे पर एकदम से शिकन पड़ गई। प्रोग्राम प्लान कर रहे गुप्ता जी रोहित से कहते हैं कि सफ़ेद कार्नेशन फूल लाने वाली गाड़ी जाम में फंस गई है। शाम के प्रोग्राम में देरी ना हो, इसीलिए उन्होंने थीम बदल दी है। रोहित: मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस सफ़ेद कार्नेशन फूल ही चाहिए। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे मेरे अनुसार थीम बना कर देंगे और मेरे अनुसार ही हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। कहते हुए रोहित अधीर हो जाता है और सामने लग रहे एक लाल कार्नेशन के गुच्छे को अपने हाथ से उठाकर बिना देखे ही पीछे फेंक देता है। रोहित द्वारा फेंका हुआ वह फूलों का गुच्छा उसी समय हॉल में प्रवेश करती आशी के ऊपर गिर जाता है, जो टीना के संग हॉल में आ रही थी। आशी आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आशी ने आज लाइट पिंक नेट का लहंगा पहना हुआ था। टियारा लगे उसके काले घने खूबसूरत बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैचिंग ईयरिंग्स, मैचिंग चूड़ियाँ, मैचिंग लिपस्टिक, परी जैसी खूबसूरत आशी के ऊपर रोहित के गिरे फूल उसके चेहरे को और रौनक से भर जाते हैं। टीना हर बार की तरह आज भी अपनी वेस्टर्न ड्रेस में काफ़ी बोल्ड लुक दे रही थी। रोहित को गुस्सा करते देख टीना अब इतराती हुई चलकर उसके बेहद करीब आकर कहती है, ओह रोहित, यू सो स्वीट बेबी। तुम मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश का कितना ध्यान रखते हो। डोंट वरी माय लव, अगर वाइट कार्नेशन नहीं आ पाएंगे तो हम इन रेड फ्लावर्स के डेकोरेशन से ही काम चला लेंगे। आओ, तुम ज़रा उन इवनिंग गाउन्स में से सेलेक्ट करो कि मुझे इंगेजमेंट में कौन सा पहनना है। कहती हुई टीना अब रोहित की बाह को पकड़कर उसे हॉल से बाहर ले जा रही होती है, और उसके साथ आई आशी वहीं रुक उन लाल फूलों के गुच्छे को प्यार से सहलाने लगती है। आशी को लाल गुलाब बहुत पसंद है। उस हॉल की सजावट और थीम लाल रंग की दीवानी आशी को खासी भा रही थी। पलकों के पीछे से झांकती उसकी सुंदर आंखें हॉल के कोने कोने तक विचरण कर उसके चेहरे पर सहज मुस्कान ला रही थी। सुंदरता में टीना से 21 थी आशी, और गुणों में भी आशी ने टीना को पछाड़ दिया था। आशी, कितनी प्यारी तो है यह डेकोरेशन, और साथ ही ये फ्लावर्स तो कितने अच्छे लग रहे हैं, कहकर आंखें बंद कर अपने गाल पर उस गुच्छे को फिराती
और फिर हॉल को मुग्ध होकर निहारे मुस्कुराती आशी को टीना के साथ जाता हुआ रोहित एक नज़र देखता हुआ निकल जाता है। आशी आज इतनी सुंदर लग रही थी, किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी, इसीलिए रोहित की नज़र भी उसकी सहज मुस्कुराहट पर पड़ गई थी। रोहित जब भी उसे देखता तो हर बार उसकी सुंदरता कई प्रतिशत बढ़ी हुई पाता था, लेकिन हर बार दोनों के बीच कोई न कोई बहस हो जाती थी, जिससे दोनों में एक फासला बना हुआ था। तो रोहित ने कभी आशी को उस नज़र से देखा ही नहीं था। टीना रोहित को उस 5 स्टार के दूसरे कमरे में लेकर आ जाती है और वहाँ पर खड़ी अपनी ड्रेस डिज़ाइनर के साथ रोहित से अपने लिए सगाई के लिए गाउन सेलेक्ट करने को कहती है। रोहित, यार इतनी ड्रेसेस में से एक सेलेक्ट करना मेरे बस का काम नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो क्या पहनना है क्या नहीं, ये तुम लड़कियों के काम है। तुम खुद देखो कौन सा पहनना है। टीना बोलने के लिए अपनी ज़बान ही खोलती है कि तभी टीना के पास आए एक फ़ोन से फिज़ा की हवा ही बदल जाती है। उसके फ़ोन पर बात करने से रोहित को अंदाज़ा हो चला था कि टीना अब बड़ा धमाका करने वाली है। अपनी मॉडलिंग कंपनी के पुराने कॉन्ट्रैक्ट के चलते अचानक ही टीना को अगले दिन फ़ोटो शूट के लिए न्यूयॉर्क पहुंचना है, जिसके लिए उसे अभी 2 घंटे बाद वाली फ़्लाइट पकड़नी है। टीना, रोहित मुझे तो जाना होगा यार। रोहित, आर यू मैड टीना? होश में भी हो, क्या बोल रही हो? टीना, रोहित मैं पूरी तरह होश में हूँ। ये मेरे करियर का सवाल है। सगाई तो फिर कभी भी की जा सकती है, लेकिन करियर हाथ से गया तो दोबारा हाथ नहीं आने वाला। रोहित, पागल मत बनो टीना, सब मेहमान आ चुके हैं और तुम तो जानती हो पापा को मैंने किस तरह से मनाया है तुमसे शादी करने के लिए। वो तो पहले ही तुम्हारे मॉडलिंग के खिलाफ हैं। टीना, सर ठंडे दिमाग से सोचो। रोहित उसे कंधों से पकड़कर अपने पास खींचता है। तुम ऐसे नहीं जा सकती टीना। टीना, रोहित मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जा रही हूँ बाबा, जल्दी ही आ जाऊँगी। माई बेबी, समझने की कोशिश करो। कहते हुए वो न्यूयॉर्क जाने की तैयारी में लग जाती है। रोहित अब टीना को समझाने में असफल था। रोहित के दीवानगी पर मोहर के टीना ने तब लगाई थी जब रोहित ने उससे वादा ले लिया था कि वह अपने करियर से कोई भी समझौता नहीं करेगी। टीना अब घर जाकर अपनी पैकिंग में लग जाती है। उसने रोहित से साफ कह दिया था कि उसे सगाई की रस्म कुछ दिनों के लिए टालनी पड़ेगी। रोहित के साथ टीना के माता पिता ने भी टीना को समझाने के बहुत से प्रयास किए कि यह दिन उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन टीना ने उनकी एक बात नहीं मानी। उसके सर पर तो बस अपनी मॉडलिंग का भूत सवार था। अब वो किसी की नहीं सुनने वाली थी। थोड़ी देर में कंपनी की कैब से टीना अपनी फ्लाइट पकड़ने चली गई और पीछे छोड़ गई थी सजा हुआ वह 5 स्टार दमकता होटल और बहस करते हुए रोहित और विजय प्रताप सिंह। जहां रोहित सगाई की तिथि आगे बढ़ाने की बात कह रहा था, वहीं विजय सिंह किसी भी कीमत पर आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम टालने को तैयार नहीं थे। उनके पारिवारिक साख का जो सवाल था वह रोहित से कह चुके थे कि अभी तक तुम्हारे कहने पर ही ये सब हुआ है, अब आगे नहीं। मैंने तुम्हें कहा था रोहित कि वो लड़की हमारे परिवार के काबिल नहीं, लेकिन तुम अपनी जिद पर अडिग होकर आज सगाई तक पहुँचे। और उस लड़की ने क्या किया? चली गई बीच मझधार में तुम्हें अकेला छोड़कर। ये पसंद थी तुम्हारी रोहित? ऐसी लड़की से मोहब्बत करते हो तुम? वो तो अच्छा हुआ सगाई से पहले गई है। अगर शादी के बाद चाहते तो तुम क्या कर लेते? अब रोहित चुपचाप अपने डैड की बातें सुन रहा था, और सुनता भी क्यों ना। जिस लड़के के लिए इतने पापड़ पेरे वही बीच में धोखा देकर चली गई। वह सोचता ही रह गया और विजय प्रताप सिंह हॉल में चले गए। शाम हो चली थी। टीना उड़ चली थी अपनी उड़ान भरने। 5 स्टार होटल और उसका सजा हुआ हॉल अब आने वाले मेहमानों के इंतज़ार में था, और थोड़ी देर में ही कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमान आने लगे थे। अब 5 स्टार होटल मेहमानों के आने से और अधिक दमक रहा था। दोनों परिवार पशोपेश में हल निकालने की कोशिश कर रहे थे। टीना के माता पिता बेहद शर्मिंदा थे और रोहित के परिवार का सामना नहीं कर पा रहे थे। एक तो टीना के मॉडलिंग के कारण रोहित के डैड बड़ी मुश्किल से इस रिश्ते के लिए राजी हुए थे। ऊपर से टीना ने आज ऐसी हरकत कर सबको शर्मिंदा कर डाला था। रोहित स्वयं असमंजस्य की स्थिति में बर्फ की भांति जाम बस आते हुए मेहमानों को दूर
गौर से देख रहा होता है। रोहित के साथ उसके मित्र भी दुविधा में थे कि इस स्थिति से किस प्रकार निपटा जाएगा। अपनी बेटी की इस हरकत से आहत टीना के पापा नकुल की नज़र अचानक आशी पर पड़ती है, जो एक कोने में खड़ी इस घटना को अपनी आंखों से देख रही थी। उसे देखकर टीना के पापा यानी आशी के छोटे पापा नकुल आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तभी वे विजय प्रताप सिंह के समक्ष रोहित के साथ टीना के स्थान पर आशी की सगाई का प्रस्ताव रख देते हैं। लेकिन विजय प्रताप सिंह कहती हैं कि ऐसे किसी भी लड़की को बिना उसकी इजाज़त के कैसे किसी के साथ सगाई के बंधन में बांधा जा सकता है। रोहित के डैड अभी तक आशी से अनजान थे, लेकिन उन्होंने जब आशी को देखा तो देखते ही रह गए। उन्हें महसूस हो गया था कि आशी अच्छी लड़की है। उसकी सुंदरता, उसकी मासूमियत, उसका भोलापन और झुके नजरें विजय प्रताप सिंह को भी आकर्षित कर रहे थे। वहाँ जो कुछ भी चल रहा था आशी को भी समझ आ रहा था। टीना के पापा यानी अपने छोटे पापा की आशा भरी दृष्टि अपनी ओर पड़ती देख आशी एकदम से सत्ते में आ जाती है। वे आशी के पास आकर खड़े हो जाते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं और उससे उसका हाल चाल लेते हैं और फिर अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। टीना के पापा, आशी बेटा, तुम तो जानती हो टीना का अचानक से यूं चले जाना सबको सत्ते में डाल गया है और आज यहाँ उपस्थित सभी जन सगाई के इंतज़ार में है और मीडिया भी मौजूद है। अगर आज यहाँ ये प्रोग्राम नहीं हुआ तो शहर भर में बहुत बदनामी हो जाएगी बेटा हमारी। ये दोनों परिवार के मान सम्मान का सवाल है। तुम भी मेरी बेटी हो, अब तुम ही इस स्थिति को संभाल सकती हो। जैसे बचपन में तुमने टीना का इतना साथ दिया, वैसे आज भी साथ दे दो बेटा। टीना के पापा आशी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं तो आशी उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहती है, छोटे पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पापा हैं और पापा बेटियों के आगे हाथ नहीं जोड़ते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, हाथ मत जोड़िए मेरे सामने। मैं आपके मान सम्मान के लिए आपसे वादा करती हूँ कि इस स्थिति को संभालने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगी। आशी के इतना बोलती ही टीना के पापा की आंखें छलक आती हैं। वो उसके हाथों को अपनी आंखों से लगा रहे होती हैं कि देखते ही सामने से उनके माता पिता यानी आशी के दादू दादी आ रहे होती हैं। नकुल उन्हें और वे नकुल के हाथों में आशी के हाथों को देखकर चौंक जाते हैं। वे खड़े के खड़े रह जाते हैं। 2 मिनट ऐसे ही मौन खड़े रहने के बाद नकुल अपने माता पिता के पास आते हैं, उन्हें प्रणाम करके पैर छूते हैं तो दोनों पीछे हट जाते हैं। नकुल शर्मिंदा होकर नजरें बचाकर वहां से भाग जाते हैं। आशी दादू दादी के पास आती है तो वो उन दोनों से पूछते हैं कि वो क्या बात कर रहा था तुमसे, तुम्हारे हाथ उसके हाथों में क्यों थे? पहले तो आशी उन्हें बैठाती है, फिर सारा घटनाक्रम उन्हें बता देती है। लेकिन दादू दादी दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने आशी को समझाया, लेकिन आशी ने कहा, दादू दादी, आपने ही मुझे सिखाया है कि अगर कोई परेशानी में हो तो उसका साथ दो और अगर किसी से वादा करो तो उसे हर हाल में निभाओ, मरते दम तक निभाओ। मैंने भी छोटे पापा से वादा किया है और मैं इसे निभाऊंगी और मैं उनकी बेटी हूँ। बाप की परेशानी में अगर बेटी ही साथ नहीं देगी तो कौन देगा? उसकी बातें सुनकर दादू दादी दोनों भाव विभोर हो जाते हैं और उसे सीने से लगा लेते हैं। तीनों की आंखें छलक आती हैं। बचपन में स्कूल टाइम में टीना के स्थान पर उसके द्वारा दी गई अटेंडेंस प्रॉक्सी की परिणति आज जवानी में कुछ इस प्रकार होगी ऐसा आशी ने कभी सोचा भी नहीं था। टीना के स्थान पर रोहित के साथ अपनी सगाई की वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। रोहित की आंखों में उसने टीना के लिए जो प्यार की कशिश देखी थी, उस स्थिति में वह टीना के स्थान पर स्वयं की भूमिका में असमंजस्य में थी, पर अपने छोटे पापा जी की अनुरोध भरी निगाहें और उनका हाथ छोड़ना उसे असहज करे जा रहा था। वह चाहकर भी अब किसी तरह पीछे नहीं हट सकती थी। इधर पहली ही नज़र में आशी विजय प्रताप सिंह को भा गई थी, लेकिन उसकी रजामंदी के बिना वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। अब जब उसकी तरफ से हरी झंडी मिल गई तो विजय प्रताप सिंह की जान में जान आई। जहां आशी अब भी असमंजस्य की स्थिति में थी, वहीं रोहित इस प्रताप से बौखला जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। आशी के साथ उसके कुछ कड़वे पल उसे इससे मना करने के लिए उकसा रहे थे
उसे एक पल में ही आशी के साथ बिताए वो सभी पल याद आने लगे, जिनमें हमेशा आशी ने उसे गुस्सा दिलवाने पर मजबूर किया। वो प्लेन वाला किस्सा चलचित्र की भांति उसकी आंखों के आगे दौड़ने लगा, जहां खुद की गलती होते हुए भी आशी रोहित को ही गलत ठहरा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था इस स्थिति को। वो अपने मॉम डैड के पास जाता है और आशी के साथ सगाई करने को मना करने लगता है। उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं कि आज हमारी शान, हमारे मान सम्मान को तुम ऐसे रौंद नहीं सकते रोहित, तुम्हें आशी से सगाई करनी ही होगी। रोहित गुस्से से बाहर आ जाता है तो उसके दोस्त भी उसे ये कहकर समझाने का प्रयास करते हैं कि वह मौके की नज़ाकत को समझकर फिलहाल हाँ कर दे। सगाई हो रही है, शादी नहीं। और फिर यह लड़की टीना की बहन ही है। टीना के आने पर यह सगाई कभी भी तोड़ी जा सकती है, तो केवल इस पल का सोच अभी। एक तरफ जहां रोहित को टीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वहीं अभी भी टीना को पाने की चाह उसे किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचने दे रही थी। टीना द्वारा खुद को इस दुविधा की स्थिति में पाया देखकर रोहित आहत हो चला था। उसकी आंखें गुस्से से लाल और सजल हो उठी थी। टीना जिस तरह से उसकी छवि की परवाह करे बिना यूं स्वार्थी होकर चली गई थी, उससे रोहित को एक धक्का सा पहुंचा था। वो खड़े खड़े बहुत कुछ सोच रहा था, फिर अचानक ही वो आगे बढ़ा और स्टेज पर जा पहुंचा और टीना के स्थान पर आशी से अपनी सगाई होने की घोषणा कर डाली। आशी उसकी इस घोषणा से आश्चर्यचकित होकर उसे देखती ही रह जाती है। उसके दादू दादा भी आश्चर्य से एक दृष्टि आशी पर डालते और एक दृष्टि रोहित पर। रोहित इस घोषणा से टीना के मम्मी पापा और रोहित के मॉम डैड के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। रोहित का टीना के स्थान पर आशी के साथ अपनी सगाई की घोषणा करना ही था कि मंदिर संगीत के साथ भव्य आयोजन का आनंद उठा रहे मेहमानों में खुशबुसाहट शुरू हो जाती है। संगीत थम चुका था और सब रोहित की बात ध्यान से सुन रहे थे। पिछले कई दिनों के इंतजार में इस सगाई की रस्म में जो मोड़ आएगा किसी ने सोचा ही नहीं था। टीना कहाँ गई? अचानक टीना के स्थान पर किसी और लड़के से सगाई, और यह आशी कौन है? यह बात जानने को लोग बेचैन हो जाते हैं, एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर कर रहे होते हैं। पत्रकारों को भी अब भरपूर मसाला मिल रहा था। यह सोचकर पत्रकारों की भीड़ स्टेज की ओर पर रोहित को घेरने की तैयारी ही कर रही थी कि तभी विजय प्रताप सिंह हाथ से सभी पत्रकारों से पीछे रहने का इशारा कर देते हैं। तब तक तमतमाए लाल चेहरा लिए रोहित स्टेज से उतरकर अंदर जा चुका था। रोहित के इस फैसले से दोनों परिवारों को अब जैसे शांति मिल गई थी, और अब जहां अशांत मन लिए रोहित तैयार होने लगा, वहीं टीना की मम्मी और रोहित की मॉम अब आशी को उस रूम में ले जाती हैं जहां पर टीना को तैयार होना था। टीना के द्वारा ढेरों सूट्स में से छांट कर लिए सूट को पहनते हुए रोहित को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर पर अंगार लौट रहे हैं। ना चाहते हुए भी किसी मशीन की भांति उसके हाथ सूट के साथ अपनी वो टाई लगा रहे थे, जिसे खरीदते समय पहनकर उसके ट्रायल रूम से आते ही टीना ने टाई समेत उसे मदहोशी से खींच उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, मिस्टर, आज तो तुम टाई खुद पहन कर आए हो। देखना, शादी के बाद इसे तुम्हारे गले में सिर्फ मेरे हाथ ही सजाएंगे। सोचते सोचते रोहित वर्तमान में लौट आता है और सामने लगे आदमकद शीशे में अपने गले में वह टाई उसे गले में फंसती सी प्रतीत होती है। उधर कुछ भी ना समझ पाने की स्थिति में बेसुध सी आशी मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा बस कठपुतली की तरह सज रही थी। टीना के पसंद का भड़कीला हरा गाउन और उसके साथ ही चमकदार एक्सेसरीज पहनते हुए उसका उदासपन बहुत व्याकुल हो रहा था। अचानक से अपने जीवन में घटित इस घटनाक्रम की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। हर लड़की अपनी आंखों में इस दिन का सपना संजोए रखती है। मेरे जीवन में ये दिन इस तरह से आएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या मेरे मम्मी पापा ना होने की सज़ा मुझे मिल रही है? लेकिन मैंने ही तो छोटे पापा से वादा किया है। पापा के जाने के बाद कई वर्षों तक उन्होंने ही तो मुझे पापा का प्यार दिया। मेरे ये बलिदान तो उनके प्यार के सामने बौना है। सोचते सोचते आशी की आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगते हैं। खुद को आईने में निहारते हुए आशी को शर्म महसूस हो रही थी।
तभी टीना की मम्मी और रोहित की मॉम उसकी बलाई लेती हैं। चांद का टुकड़ा लग रही है आशी और उसे बाहर ले आती हैं। थोड़ी देर में दर्जनों कैमरे की चमचमाती फ्लैशलाइट के सामने रोहित और आशी स्टेज पर सजाए काउच पर बैठ जाती हैं, जहां कोल दिखने की कोशिश करते हुए भी रोहित का तमतमाया चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं अचानक इस स्थिति में आ जाने से मायूस आशी सकुचाकर गठरी बनी जा रही थी। उसे दूर से उसके मेकअप आर्टिस्ट कई बार सीधे बैठने को कह रही थी, जिससे उसके पहने हुए गाउन की सुंदरता सही से उभर कर आए। लेकिन आशी के लिए वक्त ऐसा ही था कि वो ना चाहते हुए भी सकुचा जाती थी। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता लोग कैमरे की चमचमाती लाइट्स आशी और ज़्यादा सकुचाने पर मजबूर कर रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अब इंगेजमेंट रिंग सामने आ जाती हैं, जहां रोहित एक झटके से गुस्से में आशी को पहनाई जाने वाली रिंग उठा लेता है। वहीं रोहित को पहनाई जाने वाली रिंग उठाते हुए आशी के हाथ कपकपाने लगती हैं। रिंग पहनाते हुए पल भर के लिए रोहित आशी के चेहरे को देखता है और रिंग पहनाने के साथ ही अपनी नजरें फेर लेता है। वहीं रोहित को रिंग पहनाते हुए उसके हाथों का स्पर्श अपने हाथों पर पाते ही आशी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। उसे अपने अंदर कुछ पिघलता हुआ सा महसूस होता है। अभी वह रिंग पहनाकर कुछ सोच ही पाती कि उससे पहले ही रोहित झटके से अपना हाथ वापस खींच लेता है। दूसरी तरफ देख रहे रोहित के चेहरे को आशी बस एक टक देखते ही रह जाती है। उसे रोहित के इस बर्ताव पर हल्का गुस्सा आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो रोहित ने स्वयं इस सगाई की घोषणा की थी और इस तरह से रूखा बर्ताव कर रहा है। वह जानती थी कि रोहित इस वक्त परेशानी में है, लेकिन आसानी तो स्वयं उसके लिए भी नहीं है। ढेरों पत्थर दिल पर रख उसने ये फैसला लिया है। आशी ने तभी सामने खड़े अपने परिवार की ओर देखा। छोटे पापा की आंखों में खुशी के आंसू साफ बता रहे थे कि वे आशी की सहमति से स्वयं को कितना भारमुक्त महसूस कर रहे हैं। लेकिन दादू दादी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। आयोजन सामान्य हो चला था। सगाई की रस्म अच्छे से निपटी और आमंत्रित मेहमान भव्य इंतजाम से प्रभावित होकर दोनों परिवारों को बधाई देने में लगे रहे। इसके साथ ही शहर के स्थानीय नेता ने रोहित को अगले दिन आशी के साथ अपने यहाँ दोपहर के भोजन का निमंत्रण दे दिया। लेकिन रोहित इसके लिए तैयार नहीं था। उसने मना करना चाहा, लेकिन वहाँ उसकी एक ना चली। थोड़ी ही देर में अपने सिर के दर्द की कहकर आशी अपने कमरे में आ जाती है। आगे क्या होगा, यह सोचकर तनाव से उसका सर फटा जा रहा था। वह कमरे में उपस्थित सोफे पर जाकर बैठ जाती है। परेशानी में उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ उस दिन के इधर उधर के सफ़र की थकान और कुछ इस घटनाक्रम के तनाव से उसे एक हल्की झपकी आ जाती है। उधर पार्टी हॉल में लोगों के सवालों से बचने के लिए रोहित वहाँ से जल्दी निकलना चाह रहा था और वह घर जाने के बाद कहने के लिए माँ को ढूंढता हुआ उस कमरे में आ जाता है, जहाँ पर आशी आंखें मूंदे बैठी हुई थी। रोहित साफ देख पा रहा था कि हरे रंग के लिबास में दूध से उजले आशी के चेहरे पर एक गहरी दर्द की लकीर झलक रही थी। उसे अपने थोड़ी देर पहले के बर्ताव पर अब हल्की शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। वह सोचने लगा, इसमें इसका क्या कसूर है? ये तो बस टीना और मेरी खुशी में शामिल होने आई थी। बल्कि अगर आज ये यहाँ नहीं होती तो मेरी ही पब्लिक इमेज ढेर हो गई होती। मुझे तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसने एक एहसान ही किया है मुझ पर और मेरे परिवार पर। वह सोचते सोचते धीरे धीरे सोती हुई आशी के पास जाने लगता है, लेकिन अगले ही पल टीना का ध्यान आते ही उसका चेहरा एक बार फिर तमतमा जाता है और अब वह आशी के चेहरे से नज़र हटाकर तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते हुए तेज़ कदमों की आहट से आशी चौंक कर जाग जाती है। वह कमरे से बाहर तेजी से निकलते रोहित को देखकर एक बार फिर निराशा के भंवर में डूब जाती है। जहां दोनों के परिवार घर आकर सब सही हो जाने पर चैन की सांस ले रहे थे, वहीं आशी और रोहित ने अपनी अपनी रातें आंखों में गुजारी।
आशी को आज का घटनाक्रम सोने नहीं दे रहा था। वहीं रोहित टीना के आज के व्यवहार पर बार बार बेचैन हो उठता। वो बेड से नीचे उतरकर अपने कमरे में इधर से उधर टहलने लगा। जैसे ही नहाने के लिए कबर्ड से टॉवल निकालने लगा तो उसकी नज़र वहीं पर रखे उस फ़ोन और लेटर पर पड़ी जो आशी ने शिमला में उसे लाकर दिया था। वो उसे उठाकर कुछ देर के लिए देखता रहता है। उसे उसकी वही सब मासूमियत भरी बातें याद आने लगती हैं तो अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगले दिन सवेरे जब विजय प्रताप सिंह ने कहा कि रोहित को आशी के साथ नेताजी के यहाँ दोपहर के भोजन के लिए जाना ही होगा तो रोहित बिफर पड़ता है। वे वहाँ आशी के साथ जाने को हरगिज़ भी तैयार नहीं था। लेकिन जब विजय प्रताप सिंह ने इस बात का असर बिजनेस पर आने की बात कही तो उसे मजबूरन तैयार होना पड़ता है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत अब रोशी आशी के घर उसे नेताजी के यहाँ ले जाने के लिए कार से पहुँच जाता है। वह घर के बाहर ही कार से टेक लगाकर आशी के आने का इंतज़ार करने लगता है। सामने से लेमन कुर्ती चूड़ीदार में आती आशी को वो एकटक देखता रह जाता है। साधारण से सूट में भी आशी का गुलाबी चेहरा दमक रहा था। वह आज उसे पहली बार इतनी ज़्यादा ध्यान से देख रहा था। सामने सीढ़ियों से उतरते हुए ऊपर नीचे होती हुई उसकी छल्लेदार बालों की लटें और उन्हें नजरें नीचे के समेटती उसकी पतली गोरी उंगलियां रोहित को लगातार उसे देखते रहने पर मजबूर कर रही थी। वो ना चाहते हुए भी आशी को बस देखे जा रहा था। लेकिन कार में टीना का रखा हुआ छोटा सा प्यारा सा घर को देखकर एक बार उसे फिर से टीना की याद आ जाती है। उसका मुंह एक बार फिर कसैला हो जाता है और वो अपनी नजरें आशी से हटा लेता है और कार में रखा टीना का वो छोटा सा घर गुस्से में उठाकर फेंक देता है। आशी अब उसके सामने आ जाती है। वह कार का फ्रंट डोर खोलकर उसमें बैठने ही वाली थी कि रोहित तल्खी में कहता है, पीछे बैठिए मैडम, पीछे, आगे नहीं। कल से रोहित का तीखा व्यवहार देखकर परेशान हो चुकी आशी भी तल्ख सुर में कहती है, बिल्कुल, मैं तो पीछे ही बैठना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह से बैठ जाऊंगी तो आपको कहीं ड्राइवर वाली फीलिंग ना आए। खैर, जब आप ड्राइवर बनना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसे बैठने में कोई हर्ज नहीं है। कहती हुई आशी कार का पीछे का दरवाज़ा खोलकर झटके से कार की पिछली सीट पर बैठ जाती है। आशी की बात सुनकर रोहित गुस्से से भूनकर रह जाता है। वह भी अब आगे की सीट पर बैठकर कार का स्टीयरिंग थाम लेता है। आशी ने ध्यान से देखा, रोहित बहुत अच्छे से तैयार होकर आया था। ग्रेश ब्लैक कोट पैंट और अंडर वाइट शर्ट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। आशी ने जब उसे देखा तो देखती ही रह गई। वह स्वयं एक साधारण सा चूड़ीदार पहने हुई थी। पूरे रास्ते दोनों ने बिल्कुल बात नहीं की। दोनों बार बार कार के मिरर से एक दूसरे को निगाहों से बचकर दूसरी तरफ देख रहे थे। तभी रोहित सॉन्ग ऑन कर देता है, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था। रोहित बीच में ही ऑफ कर देता है। आशी, ऑफ क्यों कर दिया, चलने दीजिए ना। रफ़ी साहब के गाने को ऐसे बीच में बंद कर देना अपनी ही बेइज्जती करना है। आशी की बात सुनकर रोहित अतीत में पहुंच जाता है, जहां रोहित जब भी रफ़ी साहब के गाने सुनता तो टीना तुरंत टोक देती, क्या यार रोहित, ये ओल्ड सॉन्ग्स क्यों सुनते रहते हो तुम, आजकल कौन सुनता है ये गाने, बंद करो इन्हें, और बंद कर देती थी। रोहित सोचता हुआ अतीत से बाहर आता है। मिरर में एक नज़र आशी पर डालता है। आशी की नज़र पड़ती है तो नजरें हटा लेता है। कार से उतरते ही आशी ने हल्के से चुटकी लेते हुए कहा, आप तो बहुत सूटेड बूटेड होकर आए हैं, क्या यह बहुत बड़े मिनिस्टर हैं? आशी का कहना ही था कि रोहित बोल पड़ा, और आपके सूट से तो लगता ही नहीं कि आप एक बड़ी कंपनी की एम्प्लॉय हैं। टीना होती तो आगे के शब्द रोहित के गले में फंस कर रह जाते हैं। रोहित की बात सुनकर या ताना कह लीजिए, आशी का चेहरा पूछ जाता है और वह हल्के कदमों से आगे बढ़ जाती है। टीना की याद आते ही रोहित का चेहरा एक बार फिर से लाल हो जाता है। उसकी मुट्ठी भींच जाती है। नेताजी के यहाँ खाने का बड़ा इंतज़ाम होता है।
वो रोहित और आशी की जोड़ी की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे रोहित और आशी दोनों ही छिप जाते हैं। खाने के बाद जब शैंपेन की बोतल खुलती है तो नेताजी की पत्नी आशी के बार बार लेने का आग्रह करती हैं। रोहित साफ देख पा रहा था कि आशी इस स्थिति में खुद को बहुत असहज महसूस कर रही है और मना नहीं कर पा रही है। यह देखकर वह बोल पड़ा, नहीं मैडम, आशी नहीं लेती ये सब। आशी रोहित को बस देखती रह जाती है। थोड़ी देर में रोहित उन लोगों का धन्यवाद कर जाने की अनुमति मांग लेता है और वह अचानक ही आशी का हाथ पकड़कर नेताजी के घर से बाहर आने लगता है। अपने हाथ में रोहित का हाथ देखकर आशी चलते हुए बस उसे ही देख रही थी। अपनी ओर आशी को एकटक देखता देख रोहित झटके से उसका हाथ छोड़ देता है। वहां से लौटने पर रोहित खुद आशी के लिए कार का आगे का दरवाज़ा खोल देता है। पूरा रास्ता एक बार फिर खामोशी में गुजरा। उस रात इन पलों को सोचते हुए आशी के गाल गुलाबी हुए जा रहे थे। जब भी वह आंखें बंद करती उसे रोहित का चेहरा दिखाई देता। वह सुबह की घटना के बारे में सोच रही थी कि अचानक दादी उसके पास आकर उसके सिर को अपनी गोदी में रखकर सहलाने लगती है। दादी, मेरा बच्चा आज बड़े खुश नजर आ रही है। आशी, हाँ दादी, आज मैं खुश हूँ। मुझे कुछ भी नहीं है फिर भी खुश हूँ। दादी, बेवजह ही खुश रहना सीखना चाहिए मेरा बच्चा। हमें अपने हर पल को बेवजह ही खुशी से जीते रहना चाहिए। तू खुश तो हम खुश। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है, माय बेबी डॉल। कहते हुए दादू भी कमरे में आ जाते हैं। आशी दोनों से लिपट जाती है। अच्छा चलो अब सो जाओ। कहते हुए उसके कमरे की लाइट ऑफ कर दोनों बाहर आ जाते हैं। सोने के लिए आंखें बंद करते ही कि उसका मोबाइल बज उठता है। टीना का नाम स्क्रीन पर देखते ही उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं और वह झटके से बेड से उठकर बैठ जाती है। टीना की नाराजगी का सामना करने को तैयार थी आशी, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा तब ना रही जब फोन उठाते ही टीना ने खुशी में कहना शुरू कर दिया, शाबाश मेरी बहन, तूने बहुत अच्छे से उस दिन मेरा रोल अदा किया। एक्टर मैं हूँ लेकिन एक्टिंग तू कर बैठी। जितनी सफाई से उस दिन तूने स्थिति संभाल ली थी उसके लिए मैं तुझे जितना थैंक्स करूँ उतना ही कम है। अब वहाँ आकर मैं और रोहित स्थिति संभाल लेंगे। बता तुझे क्या इनाम चाहिए? न्यूयॉर्क से क्या लाऊं तेरे लिए? आशी तो एकदम सन्न रह गई। उसका दिमाग हैंग हो चुका था। टीना उससे पूछती रही लेकिन आशी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। टीना हेलो हेलो करती रही, फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। आशी का मन बेचैन हो उठता है। एक बार फिर टीना उसके जज्बातों के साथ खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, जैसे बचपन में करती थी। अब भी ठीक वैसा ही कर रही थी। थोड़ी देर पहले ही तो आशी रोहित के साथ बिताया हुआ पल महसूस करते हुए खुश हो रही थी, लेकिन यह क्या? यह मैं क्या कर रही थी? रोहित से मेरी सगाई सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है, टीना के वापस आने तक का समझौता। उसकी आंसू की बूंदें पलकों के मुंडेर तक आई। उसने साफ किया और सो गई। उधर टीना ने पहले ही रोहित के दोस्त रवि से सारे घटनाक्रम की जानकारी ले ली थी। शुरू में वह रोहित की सगाई की खबर सुनकर परेशान हो गई थी। फिर वह रवि की इस बात से कि तुम एक बार यहाँ आ जाओ, सब सही हो जाएगा। रोहित तो है ही शुरू से तुम्हारा दीवाना। यह सगाई टूटने में कितनी देर लगेगी? टीना एक बार फिर रोहित को लेकर सुखद सपने संजोने लगती है। टीना ने रोहित को फ़ोन किया तो शुरू में रोहित ने टीना से भरपूर नाराज़गी दिखाई। गुस्से में फ़ोन भी पटक डाला। टीना को खूब सुनाई, लेकिन 2-3 दिन बाद एक बार फिर टीना के अंदाज ने बातों का सिलसिला शुरू करवा दिया। उधर आशी अब रोहित से मिलने से बचना चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि टीना के आने के बाद टीना और रोहित फिर से एक हो जाएंगे। मैं उनके बीच का कांटा नहीं बनना चाहती। इसी के चलते एक दिन संयोगवश एक शॉपिंग मॉल में जाने पर वहां रोहित को दूर से देखकर आशी दादी से वापस लौट चलने को कहती है। वह रोहित के सामने आने से बचना चाहती थी। दादी अचानक क्यों वापस लौटने का कारण पूछ रही थी कि तभी रोहित की नज़र भी उन लोगों पर पड़ गई। अब रोहित धीरे धीरे चल के उन लोगों के पास आ जाता है।
दादी से अभिवादन करने के बाद वह साफ देख पा रहा था कि आशी आज उससे नजरें चुरा रही है। रोहित दादी को कॉफ़ी पीने का आग्रह करता है। उन लोगों के साथ कॉफ़ी पीते हुए रोहित को कनखियों से झांकती आशी की सूनी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। जहां आशी उदास नजरों से दूसरी तरफ देखते हुए कॉफ़ी के हल्के हल्के सिप ले रही थी, वहीं रोहित एकटक उसे ही देख रहा था। आज रोहित आशी से बात करना चाहता था और आशी लगातार उसे अनदेखा करने का असफल दिखावा कर रही थी। वो दादी को जल्दी से लेकर मॉल से बाहर निकल जाती है। रोहित इसे यूं हड़बड़ाते जाते देख बहुत देर वहीं बैठा रहा। उसके दिल और दिमाग में जज्बातों को लेकर होड़ मची हुई थी। वो खुद भी कुछ समझने की स्थिति में नहीं था। जिस राह जाना नहीं, उसके सपने क्या देखना। आशी ने सोच लिया था कि वह रोहित से कभी नहीं मिलेगी। उसे पता था टीना वापस आकर एक बार फिर उस पर अपना प्रभाव जमाने की पूरी कोशिश करेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। टीना हफ्ते भर बाद लौट आई और लौटी भी अपने उस अंदाज के साथ जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे पता था कि रोहित उसी का है। अपने मम्मी पापा की तनी हवों को दरकिनार कर टीना बेशर्मी से उनके गले मिलकर बीती बात के लिए माफ़ी मांगने लगती और यह जताने की कोशिश करने लगी कि सब कुछ सही हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। टीना के आने पर अगले दिन रोहित टीना से मिलने टीना की बताई हुई जगह पर जाता है, जहाँ टीना आशी को भी अपने साथ लाई थी। रोहित के आते ही टीना दौड़कर उसे गले लगा लेती है। टीना के गले लगते ही रोहित असहज हो जाता है। वो आशी की तरफ देखता है। उन्हें ऐसे खड़ा देख वहाँ बैठी आशी एकदम से उठकर बाहर बगीचे में चली जाती है। रोहित की निगाहें बहुत दूर तक उसका पीछा करती रही। ये आशी किधर चली गई? टीना ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो शायद बगीचे की तरफ गई है। रोहित ने हल्के स्वर में कहा। टीना बगीचे में आशी को देखने जाती है, लेकिन आशी वहां से जा चुकी थी। काफ़ी देर तक भी जब आशी वापस नहीं आई तो रोहित टीना से सामान्य बातचीत करके बोला, अब हमें चलना चाहिए। तो दोनों भी वापस आने के लिए कार में बैठ जाते हैं। इधर आशी भी घर पहुंची थी। उससे मिलने आए रोहित को देखकर आशी को पूरा यकीन हो चला था कि टीना और वो फिर से एक हो जाएंगे। वहां से लौटते हुए कार चलाते हुए रोहित के हाथ दिल दिमाग से संतुलन नहीं बना पा रहे थे। वो पूरा असमंजस्य में था। उसकी कार सामने की कार से टकराते हुए बची तो जीना चिल्ला उठी, रोहित क्या कर रहे हो यार, मार ही डालोगे क्या आज? ठीक से चलाओ ना। टकराव बचाते बचाते भी रोहित के हाथ में जोर से ठसक लग जाती है तो टीना कार चलाकर सीधा अस्पताल पहुंच जाती है। हाथ में हल्की मोच आ गई थी रोहित को। थोड़ी देर में उसका अपना परिवार और टीना का परिवार भी अस्पताल आ जाते हैं। टीना उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन रोहित की आंखें जिसकी तलाश कर रही थी वो तो वहाँ थी ही नहीं। रोहित के पास सबके होते हुए भी रोहित की नजरें सिर्फ आशी को तलाश रही थी। थोड़ी देर में जब आशी दादी के साथ आई तो बहुत घबराई हुई थी, जिसे रोहित साफ देख पा रहा था। वो सबके पीछे से डर के भाव चेहरे पर लिए रोहित को निहार रही थी। तभी रोहित के डैड आशी को रोहित के पास आकर बैठने को कहते हैं। आशी डरी सहमी सी रोहित के पास आकर बैठ जाती है और जहां टीना उसे सही से कार चलाने का उल्हाना दे रही थी, वहीं घबराई आंखों से आशी रोहित के हाथ का जख्म जिस पर बैंडेज लगी थी देखकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लेती है। बैंडेज लगे रोहित के हाथ पर आशी अपना हाथ फिराने लगती है। उसके कोमल हाथों का स्पर्श रोहित को बहुत राहत पहुंचा रहे थे। उसके मन में अजीब सी कसक होने लगती है। जैसे ही रोहित की नज़र आशी की नज़र से टकराती है, वो हिचकिचाकर आशी अस्पताल के उस कमरे से बाहर निकल जाती है। आशी के जाने के बाद उसकी दादी बताती हैं कि रोहित की एक्सीडेंट की खबर सुन वह बेहद घबरा गई थी। यह बात सुन टीना यह कहते हुए ज़ोर से हंस पड़ी। इसमें घबराने वाली क्या बात है, ज़रा सी ही तो चोट आई है। वो शुरू से ही ऐसी है, किसी की ज़रा सी भी परेशानी उस पर बर्दाश्त नहीं होती। टीना के बात सुनकर जहाँ परिवार के लोग शांत थे, वहीं पर आए रोहित के दोस्त हंस रहे थे और रोहित की निगाहें तो अभी भी उस दरवाजे पर थी जहाँ से निकलकर आशी गई थी। टीना के फिर से रोहित से नज़दीकियाँ बढ़ने पर सभी को यकीन हो चला था
कि रोहित आशी के साथ अपनी सगाई तोड़ देगा। रोहित के मॉम डैड तो बस इसी डर में थे कि फिर ये बड़ा हंगामा ना खड़ा कर दे, आशी से सगाई तोड़कर टीना से शादी ना कर ले। जब रोहित घर आ गया तो उन्होंने रोहित को समझाया कि आशी अच्छी लड़की है, वो लड़की इस घर की बहू बनने के लायक है। तुम जो भी फैसला करोगे सोच समझ कर करना बेटा, कहीं सारी जिंदगी पछताना न पड़ जाए। रोहित उनकी बातें चुपचाप ध्यान से सुन रहा था, कुछ नहीं बोलता है। विजय प्रताप सिंह और माया प्रताप सिंह उसको समझाकर उसके कंधे को थपथपी देकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। एक तरफ रोहित के कानों में अपने मॉम डैड के कहे शब्द गूंजने लगते हैं, तो दूसरी तरफ उसे आशी और टीना के व्यवहार याद आने लगते हैं। 2 दिन बाद रोहित के घर रखी पूजा में आशी और उसके दादू दादी को बुलाया जाता है। आशी तबीयत खराब होने का कहकर छोटे पापा से वहां जाने से मना कर देती है, लेकिन रोहित के डैड विजय प्रताप सिंह के आदेशात्मक आग्रह पर उसे जाना ही पड़ा था। गाड़ी भी उन्होंने ही भेज दी थी आशी के घर, लेकिन तभी वहां टीना अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाती है और आशी को अपने साथ और दादू दादी को विजय प्रताप सिंह की गाड़ी में बैठा देती है। वहां साथ जाती टीना उसे रास्ते में कह देती है, अभी यह सिर्फ रोहित के डैड को दिखाने के लिए करना पड़ेगा, फिर मैं और रोहित धीरे धीरे उन्हें मना लेंगे। टीना की यह बात सुनकर आशी का चेहरा एक बार फिर कुम्हला जाता है। वो तो सिर्फ उसके हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी। आशी इतनी भी कमज़ोर और बेबस लड़की नहीं थी, लेकिन रिश्तों की नाजुक डोर ने उसे बांध कर रखा हुआ था, इसीलिए सब चुपचाप सहन करती रही। वो छोटे पापा को दिया हुआ वचन निभाने और बहन होने के नाते अपनी बहन की खुशी बरकरार रखने में लगी रही। जैसे ही आशी और टीना रोहित के घर पहुंचती हैं, तो रोहित आशी को देखता ही रह जाता है। ग्रीन बॉर्डर वाली क्रीम कुर्ते चूड़ीदार में आशी बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे की खामोशी रोहित को बेचैन कर रही थी। उसकी झुकी नज़रों में 1000 सवाल थे। रोहित के मॉम ने आशी को कंधों से पकड़ते हुए पूजा स्थान पर बैठाया। आशी को मन मार कर रोहित के साथ बैठना ही पड़ा। पूजा की विधि में 7 फूल माला चढ़ाते हुए आज रोहित ने बड़े संभल कर आशी का हाथ अपने हाथों में लेकर पूजा विधि संपन्न की। सगाई वाले दिन की उसकी तलखी आज गायब थी। रोहित का प्यार भरा स्पर्श आशी के मन को गीला कर रहा था। वह बहुत विचलित हो जाती है। लौटते वक्त रोहित आशी और टीना को ड्रॉप करने जाता है। टीना रोहित के साथ कार में आगे बैठती है और आशी पूछे मन से पीछे बैठ जाती है और दूसरी गाड़ी दादू दादी को लेकर पहले ही निकल चुकी थी। टीना का रोहित के साथ बैठना और उसका हंसी का स्वर आशी के दिल में नश्तर का काम कर रहे थे। रोहित मिरर से आशी को देखता और जब आशी की नज़र पड़ती तो नजरें हटा लेता। कार चलाते हुए अचानक ही रोहित की आंख में कुछ चला जाता है। रोहित कार रोक देता है। टीना उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंख में फूंक मारती है। दोनों बहुत करीब होते हैं तो रोहित उसके कंधे पकड़कर हटा देता है। आशी देखकर अपनी नज़रें घुमा लेती है, मगर इन सब से मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द एक भी हो जाएंगे। मुझे तो अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, बस अपना वादा निभाना है। आशी सोच ही रही थी, इतने में कार चल पड़ती है और घर आ जाता है। घर आते ही वो कार से तेज़ी से बाहर निकल आती है। उसकी नज़रों के सामने टीना को रोहित के इतना करीब होने वाला नज़ारा ही घूमता रहता है। अचानक सामने से आती कार को वो मन की इस दुविधा और कुछ अंधेरे के कारण देख नहीं पाती कि उसके कदम नहीं चरवत हो जाते हैं और वह शून्य आंखों से तेज़ रोशनी वाली कार के सामने खड़ी हो जाती है। आती कार में सही समय पर ब्रेक लग जाती हैं और अब लगातार आती हॉर्न की आवाज़ भी उसे ना सुनाई दे रही थी। अगर रोहित ने उसे आकर ना झकझोरा होता। दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करने वाली थी? रोहित की घबराहट भरी आवाज़ के साथ आशी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। वो बहुत घबरा जाती है तो रोहित उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसका सर सहलाने लगता है। तुम्हें कुछ हो जाता तो? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? रोने के बाद थोड़ी देर में जब आशी सामान्य होती है तो वह रोहित के पीछे गुस्से में खड़ी टीना को देखती है। टीना को देखते ही आशी रोहित की बाहों से निकल भागते हुए घर के अंदर चली जाती है।
उसके जाने के बाद टीना रोहित को भी गुस्से से देखती है, लेकिन रोहित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कार में बैठ जाता है। अब टीना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो जल्द से जल्द रोहित को अपना बनाना चाहती थी। आज टीना सबको घर में हंस के बताने लगी कि अगले दिन रोहित अपने डैड से उसे मिलवाने वाला है और सब क्लियर करने वाला है। उसने घर वालों को यह भी बताया कि कल रोहित अपनी यह सगाई तोड़कर उससे दोबारा सगाई का प्लान बनाने वाला है। लेकिन उसके मम्मी पापा भी उसकी बात सुनकर शांत हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन रोहित के फैसले के आगे वह कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आशी ने भी फैसला कर लिया था कि वह कुछ दिन के लिए नैनीताल चली जाएगी और जब सब सामान्य हो जाएगा, जब दोनों की शादी हो जाएगी तो वापस आ जाएगी। वो दादू दादी को भी इसके लिए मना लेती है और जाने की तैयारियों में लग जाती है। क्या रोहित को आशी से सगाई तोड़कर टीना से सगाई कर लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।